कि ईरान की इंटरनल स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। अंशु जोशी और आरती टिक्कू सिंह दोनों से आप मेरा ये है सवाल कि अगर ईरान की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो वहाँ पे डेमोक्रेटिक लीडर और आर्मी के बीच में डिफरेंसेस अभी से हैं, ये डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो जो भी नेगोशिएशन हो रहे होंगे उस नेगोशिएशन को आर्मी वहाँ की मान लेगी और वाकई युद्ध खत्म हो जाएगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे छोटे मोटे हमले नहीं होंगे, सुरक्षित हो जाएगा, इसकी गारंटी कितनी है? पहले आरती टिक्कू सिंह आपसे, फिर अंशु आपके पास आऊंगा मैं। उतनी ही गारंटी है जितनी कि अफगानिस्तान में अमेरिका 20 साल लड़ाई करता रहा और 20 साल के बाद वहां से भगाया गया, तालिबान को वापस पावर में आना पड़ा और अमेरिका को बिन बेशर्मी के साथ और जिल्लत के साथ वहां से निकलना पड़ा। और उनके पास ना तो वो न्यूक्लियर एनरिचमेंट हो रही थी यूक्रेन, ना ही तो वहां पे कोई रिसोर्सेज थे, ना ही तो वो कोई स्ट्रक्चरल गवर्नमेंट थी अफगानिस्तान में। लेकिन हम ईरान की बात कर रहे हैं जो कि अपने आप में एक सिविलाइजेशन है, अपने आप को सिविलाइजेशनल स्टेट मानती है। और जिस जिस कंट्री में इतने टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 के कमांडर्स मारे गए हो आईआरजीसी के, उसके बाद भी वो अमेरिका और इजराइल सबसे पावरफुल कंट्रीज अपने आप में पूरी दुनिया को जो हिला के रख देती है बम्बार्डमेंट कर करके। इजराइल ने इतना बड़ा जेनोसाइड कर दिया गाजा में, लेकिन उसके बावजूद ईरान खड़ा है, आईआरजीसी खड़ी है। पता नहीं किस गलतफहमी में अमेरिकन एडवाइजर्स और जो भी इनका एस्टेब्लिशमेंट है, सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है, जिन्होंने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर जो अफगानिस्तान में खर्चे, इराक में खर्चे और अब बिलियंस ऑफ डॉलर्स ईरान में खर्चे, लेकिन अभी तक स्टेलमेट है। वो क्या दर्शाता है? मतलब कॉमन सेंस की बात है, ये तो कहने की बात है कि अमेरिका का डॉलर स्ट्रांग है, अमेरिका की इकोनॉमी स्ट्रांग है, लेकिन अमेरिका के पास मैसिव डेट भी है। अमेरिका आज क्यों लड़ रहा है? अमेरिका जितने सारे वॉर्स में आज जकड़ के बैठा हुआ है अपने आप को, आखिर इसका कारण क्या है? और मतलब बड़े सारे लोग जो है क्या कहते, कोई अलग अलग गोल पोस्ट लेके बात कर रहे हैं। एसेंशली अमेरिकन एम्पायर जो ये एंडलेस वॉर्स, और आपको याद रखना चाहिए कि ट्रम्प का जो सारा वोटर बेस है, जो कंस्टिट्यूएंसी है, वो इन एंडलेस वॉर्स के खिलाफ थी, क्योंकि ये एंडलेस वॉर जो है एक सिलेक्ट ग्रुप को, ग्लोबलिस्ट एलीट जो है, उसमें मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, सिर्फ इनको फायदा होता है। लार्जर सोसाइटी जो अमेरिका की है, जिनके साथ मेरी पूरी सहानुभूति है, उनको कोई फायदा नहीं होता, उनके जॉब्स नहीं है, उनके जो ये अब एआई भी ला रहे हैं वो उसके लिए अभी तैयार भी नहीं है, जो आम जनता है। लेकिन आप एडवाइजर्स की बातें सुनाएंगे कि अमेरिका तो बहुत अच्छा कर रहा है। अगर इतना अच्छा कर रहा होता तो 2 दिन में ये वॉर खत्म हो गया होता। अगर इजराइल को पूरी सपोर्ट है अमेरिका की, अमेरिका पूरा इसमें इन्वेस्टेड है ईरान वॉर में, उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि कोई सोल्यूशन निकल के नहीं आया है। इतने सारे लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप हो, मिलिट्री लीडरशिप हो ईरान की, इतनी ज्यादा डैमेज होने के बाद भी लड़ाई लड़ रही है। तो मुझे लगता है, पहले दिन से मैं बोल रही हूं, ये ईरान वॉर जो है डिजास्टर है अमेरिका के लिए। और अमेरिका का जो वर्ल्ड ऑर्डर था, अमेरिका का बनाया हुआ जो यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर है, ये उसके लिए इनफैक्ट बर्बादी का कारण है। और ट्रंप ने अपने आप को इस वॉर में, वो नेतन्याहू की मजबूरी है, नेतन्याहू का प्रेशर है, इजराइल का प्रेशर है, क्या कारण है हमें नहीं मालूम, लेकिन ये बहुत क्लियर है कि वो अपने मागा का जो कोर एजेंडा था कि वो एंडलेस वॉर्स में नहीं जाएंगे, वो ट्रूप्स कहीं नहीं भेजेंगे। अब तो वो ट्रूप्स की बात कर रहे हैं, लेकिन हमने देखा कि जब ट्रूप्स जहां जहां उन्होंने भेजे अमेरिका ने, वो वियतनाम हो, वो अफगानिस्तान हो, वो इराक हो, कहीं पे अमेरिका जीता नहीं ट्रूप्स से। तो ये कहना कि अमेरिका की जो है वो अनलिमिटेड पावर है, किसी भी एम्पायर की अनलिमिटेड पावर नहीं होती है। रोमन एम्पायर थी, वो भी नीचे ध्वस्त हुई, ब्रिटिश एम्पायर थी, वो भी ध्वस्त हुई, कितनी सारी बड़ी बड़ी एम्पायर्स थी, मुगल एम्पायर थी, खत्म हो गई।
अब हम जो बात कर रहे किसी के हैं पास अनलिमिटेड पावर नहीं होती है। ट्रंप बिल्कुल बुरी तरह से फंस चुके हैं। प्रोफेसर अंशु जोशी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन डॉक्टर थॉमस मैथ्यू, इस पे आपका कमेंट चाहूंगा। नहीं, मैं मैडम से एग्री नहीं कर रहा हूं इसके बारे में। सी, अमेरिकन इंटरवेंशन बहुत जगह सक्सेसफुल हुआ है। मेनी इंटरवेंशन सक्सेस। वर्ल्ड वॉर 2 से एटलीस्ट अबाउट 10-20 पनामा में मेनी कंट्रीज में सक्सेसफुल हुआ है। ईरान, आप सी, अमेरिकन इंटरेस्ट लार्जर पर्सपेक्टिव अमेरिकन आइस से देखना चाहिए। ये नहीं कि हमारा आइस से अमेरिकन ने क्या कर रहे हैं। नाउ ये क्वेश्चन उठता है कि यहां ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स वर्ल्ड सिक्योरिटी के लिए सही है या नहीं। आपको ये पता होना चाहिए 1967 में ईरान, 1997 में ईरान ने दैट इज एनपीटी साइन किया था। एनपीटी साइन करने के बाद 400 किलोग्राम ऑफ एनरिच यूरेनियम करने का मतलब दैट इज अल्टीरियर मोटिव यही है कि न्यूक्लियर वेपन बनाने का। सो अमेरिकन आंख बंद करके वॉर के लिए नहीं गया है। प्लीज अंडरस्टैंड। एम्पायर, मैडम ने रोमन एम्पायर का एग्जाम्पल दिया। भाई रोमन एम्पायर 300, 400, 500 ईयर्स के बाद वो क्रम्बल हुआ। यूके बड़ा इस वर्ल्ड में कुछ परमानेंट नहीं है, बट अभी अमेरिका इज एन एम्पायर। अभी अमेरिका का एंड इतना जल्दी आने वाला नहीं है। उनका इकोनॉमी भी स्ट्रांग है। अब जैसे डॉक्टर धीरज साहब ने बोला, यस इन्फ्लेशन हाई है, बट इकोनॉमिक रेसिलियंस इतना स्ट्रांग है। लाइक फॉर इंस्टेंस, आप ये वॉर के बाद चाइना अपना ताइवान मिलिट्री पॉलिसी थोड़ा सा चेंज भी कर दिया। क्यों? फर्स्ट टाइम उन्होंने एआई का मैसिव यूज ऑफ एआई ईरान में अमेरिकन ने इस्तेमाल किया, और दिस वाज सरप्राइजिंग इवन फॉर द चाइनीज। So to condemn America, I am not supporting American action, no, but ये भी देखना चाहिए ईरान ने 400 किलोग्राम एनरिच यूरेनियम के साथ क्या करेगा। What is their intention? ये कमर्शियल रीजंस के लिए बिल्कुल नहीं, बिकॉज कमर्शियल रीजंस के लिए मैक्सिमम 5% और स्पेशलाइज्ड ऑपरेशन के लिए अराउंड 20%. Now you tell me, can the world afford Iran to have 400 kilogram of enriched uranium? To that extent, American intervention is right, whether it is Netanyahu or whether it's anybody else. ये तो लक्ष्मण प्रोफेसर जी, अंशु ये जोशी, बहुत हाँ लक्ष्मण बोलिए। जी, देर से बैठी हूँ, कृपया मुझे बात करने का मौका दें। एक तो मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपके एक मिनट प्रोफेसर जोशी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, एक सेकंड जरा, चूंकि इनको काउंटर किया इसलिए मैं इनको मौका दे रहा हूँ। आरती टेकू सिंह 15 सेकंड में जवाब दीजिए, फिर प्रोफेसर अंशु जोशी पर जाऊँ, बहुत देर से इंतजार कर रही है। लक्ष्मण जी, अगर ये दुनिया जो है, पाकिस्तान जब न्यूक्लियर वेपन्स लेके बैठ गया अमेरिका की मदद से, अगर वो थ्रेट नहीं है तो फिर क्या थ्रेट हो सकता है दुनिया को? पाकिस्तान को न्यूक्लियर कंट्री किसने बनाया? अमेरिका ने। अमेरिका की मर्जी से वो न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री। समझ गया। जब पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है, वो अगर थ्रेट नहीं है तो फिर ईरान थ्रेट क्यों है? डॉक्टर मैथ्यू आपके पास आऊंगा इसका जवाब लेने के लिए, लेकिन प्रोफेसर अंशु जोशी, डिबेट 2 है कि क्या एक सेकंड, मैं एक सेकंड में उसका रिप्लाई दे देता हूं। आई विल गिव द रिप्लाई। कैन आई रिप्लाई इन 1 सेकंड? एक सेकंड में मैं रिप्लाई करता हूं। काफी देर से शो पर इंतजार कर रही हूं। टुडे एक मिनट, It's not a 2% show ना, please let me speak. थॉमस मैथ्यू साहब, एक मिनट, प्रोफेसर जोशी को मैं ऐड कर लेता हूं, फिर मैं आपके पास आऊंगा। मैं प्रोफेसर जोशी, 2 सवाल है कि क्या अभी आरती टिक्कू ने बड़ा अच्छा सवाल उठाया है कि अगर पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है, उसको जब हम लोग बर्दाश्त कर सकते हैं, तो ईरान के पास एनरिच्ड यूरेनियम होना बर्दाश्त क्यों नहीं कर सकते? दूसरा कि क्या वाकई इससे यूएस की स्थिति बहुत ज्यादा खराब नहीं हुई है क्या? लक्ष्मण, बहुत सारे फैक्ट्स बताना चाहती हूँ, अगले 2 से 3 मिनट का समय मुझे दीजिएगा। आरती जी एक लेंस से चीजों को देख रही हैं।
हमें अमेरिका के साथ, ईरान के साथ रहते हुए चीजों को नहीं देखना चाहिए। प्रो ईरानियन होना या प्रो अमेरिकन होना यहाँ महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ महत्वपूर्ण है भारतीय स्कॉलर होकर के बात करना। और मैं भारत के स्टैंड के साथ हूं, जो भारत ने यूनाइटेड नेशंस में भी उठाया है कि जिस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चोक किया गया है, जो एक नेचुरली मेड स्ट्रेट है, नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर है, उसको किसी देश को चोक करने का अधिकार नहीं। पाकिस्तान का न्यूक्लियरली एम्पावर्ड होना या उसके पास आर्म्स होना कैसे वैश्विक शांति के लिए खतरा नहीं है? मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आरती जी इस तरह की बात कर रही हैं। पूरी दुनिया इसको एक बहुत बड़ा खतरा मानती है। जिस तरह से हम नॉर्थ कोरिया की बात करते हैं, उस तरह से उसी कॉन्टेक्स्ट में हम पाकिस्तान की बात करते हैं, और यही ईरान की बात आ जाती है। ईरान की बात इसलिए आती है क्योंकि ईरान में दो पैरेलल्स हैं। वहां पर जो सत्ता चलाने वाली शरिया, आरती जी प्लीज लेट मी स्पीक, मैं आपके बीच में नहीं बोली। आरती जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। नहीं, वैसे हम लोग बहस नहीं करेंगे, ये कोई पॉलिटिकल डिबेट नहीं है। मैं आ रहा हूँ आरती जी, एक बार पहले अपनी बात पूरी कर लेते हैं। हाँ, प्रोफेसर जोशी आप कंटिन्यू करिए। ईरान, जब बाकी लोग बोलते हैं तो कोई नहीं टोकता, तो मुझे भी कृपा करके अपनी बात रखने दीजिए। ईरान को यदि आप देखते हैं तो एक कट्टरपंथी शरिया लॉ के द्वारा संचालित देश है। 1969 की इस्लामिक क्रांति के बाद आरती जी यहाँ जो बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं, वहां पर बिना हिजाब और नकाब के वो रह भी नहीं सकती, हम सभी जानते हैं। तो ये जो ईरान है, ये 2500 साल पुराना पर्शिया नहीं है जिसके साथ वो हम सिविलाइजेशनल कनेक्ट की बात करें। ये वो ईरान है जो हमारे कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बताता है। तो कुछ आई ओपनिंग फैक्ट्स हम सभी को पता होने चाहिए। अब ईरान की ओर देखें तो आप देखिए कि 60% से अधिक यदि एनरिच्ड यूरेनियम को देखें तो 410 किलो के करीब है उसके पास। लगभग 1 दर्जन न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में वो केपेबल है विद इन अ वीक्स टाइम। और यदि आप वैसे एनरिच्ड यूरेनियम की बात करें तो 3500 किलो एनरिच्ड यूरेनियम उसके पास है। जिस तरह से हमास को, हिजबुल्लाह को और हुतीज को एम्पावर करके चलता है ईरान, वो पूरी दुनिया के लिए सिरदर्द है। ये तमाम जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं आतंकवादी संगठन है। बार बार अमेरिका की क्षमताओं की बात हो रही है। अमेरिका की क्षमताओं की यदि हम बात करें, और जिस दिन ट्रंप अड़ गए और डट गए, उस दिन निश्चित तौर पर जीत के, विजय के साथ वो एग्जिट करेंगे। मैंने आप ही के शो पे पहले इस बात को कहा था कि जिस तरह की हेजेमोनिक पावर अमेरिका रहा है, उस तरह से मुझे लगता है कि अभी युद्ध का एक और चैप्टर बचा हुआ है। दूसरा, यदि हम ईरान की ओर देखें तो जो IRGC है वो ये थियोक्रेटिक कट्टरपंथी इस्लामी शासन का चेहरा है। जो पार्लियामेंटेरियन लाइन है, जो डेमोक्रेटिक लाइन है, लक्ष्मण जिसकी आप बात कर रहे थे, वो बार बार एक सूची बना रहा है। वहां पर जाकर अमेरिका भी बात करने को तैयार है। और जो ये पेजेश्कियां वाली लाइन है, इसके साथ लगातार आप देखिए, इनके किसी लीडर को अभी तक अमेरिका ने एलिमिनेट नहीं किया है। अमेरिका किसको टारगेट कर रहा है? अमेरिका IRG से जुड़े हुए कमांडर्स को, और जो ये कट्टरपंथी इस्लामी शासन है इसके जो कमांडर्स हैं उनको लगातार टारगेट कर रहा है। और ईरान को ब्लीडिंग स्थिति में छोड़ना, ईरान का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चोक रखना, ईरान का आतंकवादी संगठनों को लगातार प्रमोट करना, इस बात को सीधे सीधे रिफ्लेक्ट करता है कि न सिर्फ अमेरिका, दूसरे खाड़ी देश, इजराइल और बाकी के देश भी, चाहे यूरोप से जुड़े हुए देश हो या एशिया से जुड़े हुए देश हो, ईरान के पास यदि न्यूक्लियर आर्म्स आते हैं तो निश्चित तौर पर पूरी दुनिया की शांति और स्थिरता के लिए खतरा उत्पन्न कर सकते हैं, वैसे ही जैसे कि पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया ने किया हुआ है। तो यही कारण है कि बातचीत की टेबल तक बात आ ही नहीं पा रही है। और ये जो चीन का एंगल है ना, चीन की ट्रिप अभी ट्रंप ने इसीलिए लगाई है क्योंकि चीन हमारे भारत में भी बहुत सारे पत्रकारों को, बहुत सारे लोगों को फंड करता है, ईरान फंड करता है कि वो प्रो ईरानियन या प्रो चाइनीज बात रखें। ये चीन की सहायता जो पाकिस्तान के साथ ईरान की बॉर्डर है वहां से ईरान तक पहुंच रही है, इसलिए ईरान इस युद्ध में अभी तक टिका हुआ है। लेकिन अब वहां पे हालत बहुत खराब है, इकोनॉमिकली, सोशली। आप यदि देखें, इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई है, 100% हाई है। कब तक ईरान टिक पाएगा ये ईरान भी देख रहा है, समझ रहा है। और अमेरिका की यदि बात करें तो अपनी क्षमताओं का भी उसने 5% भी इस्तेमाल नहीं किया। तो मैं आपको फिर जिम्मेदारी के साथ कह रही हूं कि युद्ध का एक अध्याय अभी और बाकी है, जो कि इजराइल और खाड़ी देश चाहते हैं, और ये होगा। और मुझे लगता है इसके बाद ही शायद बातचीत की टेबल तक बातें हमें जाती हुई दिखाई पड़े।